हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं मेटल एंड नॉन मेटल के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिए होंगे केस स्टडी में, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द फॉलो क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी एक एक्सट्रैक्ट दिया होगा आपको, पैराग्राफ दिया होगा, उसको आपको पढ़ना है और उससे रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसका आपको आंसर करना है। तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट metals with oxygen, water and acid as well as displacement reaction, the metal have been arranged in decreasing order of their reactivity। यानी मेटल्स को अरेंज कर रखा है उसकी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव ऊपर वाली मेटल्स है, फिर नीचे वाली। जैसे सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर उससे कम पोटेशियम, मतलब पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। इस तरीके से रिएक्टिविटी सीरीज हो जाती है। दिस अरेंजमेंट इज नोन एज एक्टिविटी सीरीज या फिर रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल इसे कहते हैं। ये जो सीरीज आपको दिखा रखी है। आगे यह कह रहा है कि द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ अ मेटल टू लूज इलेक्ट्रॉन। इफ अ मेटल कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स इजिली to form a positive ion, it will react readily with other substance, therefore it will be a reactive metal। on the other hand, if a metal loses electron less rapidly, यानी कोई भी पर्टिकुलर मेटल होगा, यदि वो इलेक्ट्रॉन को फटाफट लूज करके कोई पॉजिटिव स्पीसीज बना पा रहा है, यानी यदि m है, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके m के ऊपर कोई भी पॉजिटिव चार्ज ला पा रहा है, तो वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा। यदि कोई मेटल जो है वो कम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है पॉजिटिव आयन बनाने में, तो वो कम रिएक्टिव होगा, यानी वो स्लोली रिएक्ट करेगा दूसरे सब्सटेंसेस के साथ। देयरफॉर सच अ मेटल विल बी लेस रिएक्टिव। इसका मतलब जो कम पॉजिटिव आयन बनाएगा वो कम रिएक्टिव होगा, जो ज्यादा पॉजिटिव आयन्स बना सकता है यानी ज्यादा इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकता है, वो मेटल ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। चलिए, इसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से कौन मेटल जो है वो रिएक्टिव लेस है। तो हम रिएक्टिविटी सीरीज देखें तो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या ऑर्डर है, देखो सबसे पहले के, फिर Na, फिर Ca, फिर Mg, फिर Al, फिर कार्बन, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर टिन, फिर लेड। यानी हाइड्रोजन से नीचे कौन है, कॉपर है। तो कॉपर क्या हो जाएगा, लेस रिएक्टिव हो जाएगा। कौन हो जाएगा, कॉपर लेस रिएक्टिव हो जाएगा, किससे, हाइड्रोजन से। तो इस तरीके से हम आंसर कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी उसी स्टेटमेंट के अंदर, यानी जो केस स्टडी के अंदर क्वेश्चन दिया है उसे ही पढ़ के आंसर करना है क्वेश्चन का। तो कॉपर इज द आंसर हो जाएगा, जो कम रिएक्टिव है, किससे, हाइड्रोजन से। कॉपर इज प्लेस्ड बिलो हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज, देयरफॉर इट लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। ठीक है बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव कौन है। गोल्ड उससे नीचे आता है, प्लेटिनम भी उससे नीचे आता है, मरकरी भी उससे नीचे आता है। तो आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। आयरन ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, तो आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी आयरन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। चलिए, आयरन इज प्लेस्ड अबव द हाइड्रोजन in the reactivity series या activity series, therefore it is more reactive than hydrogen। हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा जो उससे ऊपर मेटल्स प्रेजेंट होंगी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट्स रिगियसली विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ कौन सी मेटल बहुत तेजी से रिएक्ट करती है। तो जिंक करती है, मैग्नीशियम करती है, सोडियम करती है या कॉपर करती है। अब हमें देखना होगा सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव इनमें कौन है, सोडियम है, क्योंकि रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है, ऊपर सबसे पहले सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर इसके नीचे देखोगे तो जिंक मिलेगा आपको, इसके नीचे देखोगे तो कॉपर मिलेगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव सोडियम है। इसका मतलब सोडियम जो है सबसे तेजी से रिएक्ट करेगी, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, सोडियम मेटल रिएक्ट्स vigorously with oxygen and water as a lot of heat generate during reaction, therefore sodium always stored in kerosene। इसी वजह से केरोसिन में स्टोर करी जाती है, किसको, सोडियम को। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर द गिवन मेटल। यानी सबसे ज्यादा Na की होती है, फिर मैग्नीशियम की होती है, फिर एल्यूमिनियम की होती है, फिर
कॉपर की होती है, यानी ये रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पर घट रही है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेज ऊपर से नीचे जाने पर, तो घट रही है तो एरो इस तरीके से बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, ए हो जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या दिखा रखा है, मैग्नीशियम सबसे ज्यादा नहीं है, सोडियम सबसे ज्यादा है। यहाँ पर सोडियम पीछे गिर दिया तो ये भी गलत है। यहाँ पर सोडियम ज्यादा है, मैग्नीशियम ज्यादा है, लेकिन कॉपर एल्यूमिनियम से ज्यादा नहीं है, तो ये पीछे आना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब आंसर ए हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, इट इज बिकॉज HNO3 is an oxidizing agent. It oxide H2 produced to water and itself get reduced to any nitrogen oxide. But dash react with very dilute HNO3 to evolve H2 gas. कौन है वो जो रिएक्ट कर जाते हैं, वो है मैग्नीशियम और मैग्नीज, यानी ये दोनों HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो H2 गैस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और साथ ही साथ जब Mn भी रिएक्ट करता है MgHNO3 NaNO3 के साथ, तब ये भी जो है H2 गैस रिलीज करता है। तो आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा आंसर बेटा, सी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन गैस को जो है रिलीज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली केस स्टडी आपके सामने है। क्या कह रहा है केस स्टडी में, दोबारा एक पैराग्राफ आपको दिया है, उस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। क्या कहता है, द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल आर मोस्टली लिंक्ड विद द इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी ऑफ देयर एटम, उनके एटम की इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी पे डिपेंड करता है। ग्रेटर द टेंडेंसी, जितनी ज्यादा टेंडेंसी होगी उतना ज्यादा रिएक्टिविटी होगी उस पर्टिकुलर मेटल की। दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन, वाटर, हाइड्रोजन, एसिड्स, सिंस दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन दे आर एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकते हैं तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरों का रिडक्शन करें, यानी खुद क्या करेंगे, यदि दूसरों का रिडक्शन करेंगे तो खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी खुद के इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे, इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। जब मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो मेटल ऑक्साइड बनता है, मेटल जब वाटर के साथ कंबाइन करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब डाइल्यूटेड इसके साथ करेगा रिएक्ट तो मेटल का सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। जब कोई मेटल X है, सॉल्यूशन ऑफ Y मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वहां पर सॉल्ट बन जाएगा X का और Y बन जाएगा, यानी एक डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, यानी एक मेटल अंदर वाले मेटल जो सॉल्ट बना रखा है उसको डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन कब होगा, जब आने वाला मेटल ज्यादा रिएक्टिव हो उस पर्टिकुलर मेटल से जो ऑलरेडी सॉल्ट बना रखा है उस पर्टिकुलर मेटल से, तभी डिस्प्लेसमेंट होता है। ये बात हमें पैराग्राफ से पता चल गई। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, मेटल सच डैश एंड डैश रिएक्ट सो रिगियसली दैट दे कैन कैच फायर इट केप्ट इन ओपन, हेंस टू प्रोटेक्ट देम एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर दे आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन। तो सोडियम और पोटेशियम क्या है, यानी सोडियम और दूसरे में क्या आएगा पोटेशियम, ये दोनों क्या है, इस तरह की मेटल हैं जो बहुत तेजी से रिएक्ट करती हैं और आग पकड़ सकती हैं, तो इसलिए इनको कहाँ रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में। ठीक है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कौन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा। अब हमें याद करनी पड़ेगी रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, सबसे ऊपर Na, फिर उसके नीचे है Mg, फिर Al है, फिर क्या है, फिर Ag है, फिर Au है। ठीक है, ये रिएक्टिविटी सीरीज हो गई। अब पहला क्या है, NaCl का सॉल्यूशन है, NaCl आ गया, ऊपर से कॉपर ऐड कर रहे हो, क्या कॉपर मोर रिएक्टिव है, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन Na। कौन, ये सीरीज बता रही है, क्योंकि रिएक्टिविटी इस तरीके से है, यानी सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, तो डिस्प्लेसमेंट होगा, नहीं होगा, क्योंकि आने वाला मेटल ज्यादा रिएक्टिव होने चाहिए उस मेटल से जो ऑलरेडी प्रेजेंट होकर साल्ट बना रहा है। दूसरा क्या है, MgCl2 है, ऊपर से आप ऐड कर रहे हो एल्यूमिनियम,
अब क्या एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है Mg से? नहीं, Mg ऊपर आता है, एल्यूमिनियम नीचे आता है, तो ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। तीसरा, FeSO4 का सॉल्यूशन है, उसके अंदर आप ऐड कर रहे हो Ag यानी सिल्वर। क्या सिल्वर ज्यादा रिएक्टिव है? नहीं भाई, सिल्वर भी कम रिएक्टिव है Fe से, तो ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिल्वर नीचे लाई करता है यहाँ पर और Fe यहाँ पर लाई करता है। अगले वाला क्या है? AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट है, इसके अंदर ऐड कर रहे हो कॉपर। कॉपर क्या ज्यादा रिएक्टिव है? हाँ, कॉपर जो है Ag से ऊपर है, इसका मतलब ज्यादा रिएक्टिव है। ज्यादा रिएक्टिव है तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तो आंसर भी आपका यही हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। क्लियर है बेटा? तो डिस्प्लेसमेंट तभी होता है जब आने वाली मेटल ज्यादा रिएक्टिव हो जाने वाली मेटल से, यानी जो ऑलरेडी प्रेजेंट मेटल हो, यानी जो सोल्ट बना रही हो मेटल, उससे ज्यादा रिएक्टिव होनी चाहिए। As copper is more reactive than silver, it displaces silver from silver nitrate solution। यानी कैसी रिएक्शन हो जाएगी? कॉपर होगा AgNO3 के साथ, AgNO3 को भगा देगा यहाँ से और उसकी जगह ले लेगा, तो CuNO3 का होल ट्वाइस बन जाएगा, साथ में Ag बन जाएगा। ठीक है, ये इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। क्लियर है बेटा? इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देयर आर 4 मेटल्स, हमारे पास 4 मेटल हैं, K है, L है, M है और N है। आइडेंटिफाई देम बाय यूजिंग हिंट्स गिवन बिलो। K के आगे क्या हिंट दिया है आपको कि ये K जो है वो बेसिक ऑक्साइड है। कैसा ऑक्साइड है? बेसिक ऑक्साइड है। अगला, L फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड, L जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। आगे M क्या है? डिसॉल्व हो जाता है इन वाटर टू फॉर्म एल्कली, एल्कली बनाता है। आगे क्या है? लास्ट N, N क्या कह रहा है कि डज नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, डज नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, ठीक है। अब बेसिक ऑक्साइड है, यदि वो बेसिक ऑक्साइड है तो क्या होगा? मेटल का ऑक्साइड होगा। किसका होगा? मेटल का ऑक्साइड होगा, यानी मेटल प्रेजेंट होगी। एम्फोटेरिक में क्या हो सकता है? जिंक हो सकता है या एल्यूमिनियम हो सकता है। वाटर के साथ डिसॉल्व कर रहा है, यानी के हो सकता है। वाटर के साथ कभी भी रिएक्ट नहीं करता, यानी लेड है एक मेटल जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो अब देखो मेटल कहाँ है? के है पहले वाले में, दूसरे में, पहले वाले में जिंक है, दूसरे में आयरन है, तीसरे में के है। तो मेटल जो है वो बेसिक ऑक्साइड बनाएगा, वो के बना सकता है, चलो ठीक है ये बात। दूसरे वाले में कह रहा है कि कॉपर है, मेटल तो ये भी है, ये भी बेसिक ऑक्साइड बनाता है, यानी डी और सी में से आंसर हो सकता है। दूसरे में कॉपर आ गया, लेकिन यहाँ पे जिंक आ रहा है। जिंक जो है एम्फोटेरिक है, इसका मतलब ये आंसर मोर अप्रोप्रिएट है। अगले में यहाँ पे पोटेशियम आ गया, पोटेशियम जो है डिजोल्व कर लेता है और एल्कली बना लेता है, यानी KOH का फॉर्मेशन कर लेता है जब भी वो वाटर के अंदर डिजोल्व करोगे। पीबी जो है वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होता, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर बेटा आपका डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से हम पहचान सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रीजन में क्या दे रखा है, यानी सॉल्यूशन में CuO is basic in nature, ZnO is amphoteric in nature, oxide of potassium K2O H2 के साथ रिएक्ट करके KOH बनाता है, पोटेशियम कभी भी रिएक्ट नहीं करता वाटर के साथ, तो Cu हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, K हो जाएगा और Pb हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? K हो जाएगा, ये L हो जाएगा, ये M हो जाएगा, ये N हो जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, विच मेटल डज नॉट रिएक्ट विद, डज नॉट होगा बेटा यहाँ पे, डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब रिएक्टिविटी की बात करें, सबसे ज्यादा ऊपर सोडियम होता है, फिर उसके नीचे क्या आता है? जिंक, फिर आयरन आता है, फिर हाइड्रोजन आता है कहीं जाकर, फिर कॉपर आएगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव ये दोनों है। तो यदि जिंक की रिएक्शन हो HCl के साथ तो इसको डिस्प्लेस करके सॉल्ट बना देता है, ZnCl2 बना देता है, H2 गैस रिलीज होती है।
यदि सोडियम की रिएक्शन हो HCl के साथ तब भी H2 गैस जो है वो रिलीज होती है। यदि आयरन की रिएक्शन हो HCl के साथ तब भी जो है H2 गैस रिलीज होती है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग FeCl2 बन जाता है, यहाँ पे NaCl बन जाएगा। लेकिन जब भी कॉपर रिएक्ट करेगा HCl के साथ तो वहां पर रिएक्शन नहीं होगी, यानी H2 गैस जो है वो रिलीज नहीं होगी। तो H2 गैस जो है वो रिलीज नहीं होगी। यदि H2 गैस रिलीज नहीं होगी तो कॉपर ही इसका आंसर हो जाएगा, नॉट रिएक्टिव होगा बेटा यहाँ पे, तो आंसर डी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन। जो फूड की कैन होती है उन्हें टिन के साथ यानी SN के साथ बनाया जाता है, उससे कोट कर दिया जाता है, लेकिन जिंक के साथ यानी Zn के साथ कोट नहीं करा जाता। क्यों? क्योंकि जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है टिन से, इस वजह से कि वो रिएक्ट कर लेगा फूड मटेरियल के साथ, इस वजह से जिंक के साथ कोट नहीं करा जाता, जबकि टिन के साथ कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Zinc is more reactive than tin, so can react with food elements kept in food cans। यानी फूड कैंस के अंदर यदि कोई भी मटेरियल ऐसा है जिसके साथ जिंक रिएक्ट कर जाएगा तो आपका फूड खराब हो सकता है, इसलिए हम टिन से जनरली उसे कोट करते हैं। चलिए अगली केस स्टडी की तरफ चलते हैं। केस स्टडी नंबर 3 क्या कह रहा है कि नॉन मेटल्स आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। नॉन मेटल्स जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं नेचर में, जैसे क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये क्या होते हैं? बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं नेचर में। They have a tendency to gain electron in their valence shell to achieve nearest noble gas configuration। यानी ये इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहते हैं ताकि ये नियरेस्ट नोबल गैस के जैसा कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सके। तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहते हैं ताकि ये नियरेस्ट गैस के जैसा कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सके। यदि कोई भी नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो वो कैसा चार्ज आ जाएगा? उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी नेगेटिव चार्ज का आना मतलब वो क्या बन जाएगा? एनायन बन जाएगा। ठीक है, आगे पैराग्राफ में क्या कहता है कि दे रिएक्ट विद एयर और ऑक्सीजन ऑन हीटिंग टू फॉर्म ऑक्साइड। ये ऑक्साइड भी बनाते हैं यदि ये वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें हीट करने पर। विच रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड्स, एसिड्स बना देते हैं। दस नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? एसिडिक इन नेचर हो जाते हैं। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स एट ऑल। यानी नॉन मेटल्स जो हैं वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। This is because they have electronegative and therefore cannot form hydrogen acids। ठीक है, cannot form hydrogen acids but they form covalent hydrides when they heated with hydrogen। यानी हाइड्रोजन के साथ हीट करेगा तो कोवलेंट हाइड्राइड भी बना सकते हैं। तो इसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, द एसिड फॉर्म व्हेन सल्फर ट्राइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर। यानी NSO3 जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या एसिड बनेगा? तो यहां पर बनेगा H2SO4। बैलेंस करेंगे, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 हो गई, H2SO4 ऑलरेडी बैलेंस हो गया, तो क्या हो गया? सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। यानी आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। यानी SO3 जब रिएक्ट करेगा H2O के साथ यानी वाटर के साथ तो क्या बनेगा? H2SO4 बनेगा। इसका क्या नाम होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिकल इक्वेशन भी दे रखी है आपको, मैंने लिख दी है। SO3 + H2O, H gives H2SO4 और साथ में हीट भी रिलीज होती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? एन एलिमेंट X, कोई एलिमेंट X से क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है XO2 विच इज वेरी यूजफुल गैस यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में बहुत ज्यादा यूज करी जाती है। कौन सी गैस फोटोसिंथेसिस में यूज करी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड की जाती है ना, यानी कार्बन होगा X तो X कार्बन हो गया, तो आंसर सी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, यानी कार्बन इज द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बन फॉर्म्स CO2 ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन CO2, यानी फोटोसिंथेसिस के अंदर CO2 लेते हैं प्लांट्स। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज द गैस। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन, नॉन मेटल्स आर जनरली एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, या ए और बी बोथ, या नन ऑफ दीज। नॉन मेटल्स हैं जनरली क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं। जैसे क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cl नेगेटिव बनाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन का गेन करता है इसका मतलब क्या करना चाह रहा है वो, अपना रिडक्शन। यदि खुद का रिडक्शन होगा तो दूसरे का क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। तो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये एक्ट करते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेंगे, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करे। यदि दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा तो खुद का तो रिडक्शन करना पड़ेगा, और रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का गेन, और क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन का गेन करता है। तो नॉन मेटल्स जो हो गए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर सकते हैं। नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिंस दे कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट प्रोड्यूसेस बेसिक ऑक्साइड ऑन हीटिंग विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ बेसिक ऑक्साइड कौन बनाएगा। बेसिक ऑक्साइड कौन बनाते हैं, मेटल के ऑक्साइड बनाते हैं, यानी मेटल बनाएगा। अब इसमें से देखो मेटल क्या है, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। क्या है, नॉन मेटल है। सल्फर क्या है, नॉन मेटल है। फॉस्फोरस क्या है, नॉन मेटल है। तो ये तो सब क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे, तो एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे। तो मैग्नीशियम है जो मेटल है, और वो कैसा ऑक्साइड बनाएगा, बेसिक ऑक्साइड, यानी MgO बनाएगा। तो वो कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है, यानी बेसिक ऑक्साइड होगा। तो आंसर आपका हो जाएगा डी। क्लियर है। तो मैग्नीशियम जो है वो बेसिक ऑक्साइड बनाता है, ऑक्साइड का नाम क्या है, MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम रिंगिंग अ मेटल प्रोड्यूसेस बेसिक ऑक्साइड ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीजन। MgO का फॉर्मेशन होता है जो कि एक बेसिक ऑक्साइड होता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोवलेंट हाइड्राइड। कौन कोवलेंट हाइड्राइड है, CH4 कोवलेंट हाइड्राइड है, NH3 कोवलेंट हाइड्राइड है, H2S कोवलेंट हाइड्राइड है। अब कोवलेंट हाइड्राइड कौन बनाता है, केस स्टडी के स्टेटमेंट में दिया गया था, कौन बनाते हैं, नॉन मेटल। क्या कार्बन नॉन मेटल है, हाँ है, नॉन मेटल है ये। नाइट्रोजन नॉन मेटल है, हाँ नॉन मेटल ये भी है। क्या सल्फर भी नॉन मेटल है, हाँ ये भी नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल के जो हाइड्राइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कोवलेंट नेचर के होते हैं, यानी आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यानी CH4 हो, NH3 हो, H2S हो, सबके सब कोवलेंट हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। कार्बन नाइट्रोजन आर नॉन मेटल्स, हेंस दे फॉर्म कोवलेंट हाइड्राइड्स। ठीक है बेटा। अगली केस स्टडी है हमारे पास, केस स्टडी नंबर 4। क्या कह रही है, मेटल्स आर, एज वी नो, मेटल्स को जैसा कि हम जानते हैं, आर वेरी यूजफुल इन ऑल फील्ड, सब फील्ड्स में यूज होते हैं, इंडस्ट्री में यूज होते हैं इन पर्टिकुलर। नॉन मेटल्स आर नो लेस इन एनी वे, यानी नॉन मेटल्स भी कम नहीं है, वो भी हर जगह यूज होते हैं। जैसे ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट है, जो कि एसेंशियल है ब्रीथिंग के लिए, एज वेल एज फॉर कंबशन, यानी कहीं पे आग लगानी हो तब भी ऑक्सीजन चाहिए, जीना हो तब भी ऑक्सीजन चाहिए। तो नॉन मेटल आगे क्या कह रहा है कि नॉन मेटल फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स विच आर एक्सट्रीमली यूजफुल। जैसे कि अमोनिया बनाता है, यानी NH3 बनाता है, नाइट्रिक एसिड बनाता है, यानी HNO3 बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 बनाता है, एक्सेट्रा। नॉन मेटल्स आर फाउंड टू बी एग्जिस्ट इन 3 स्टेट ऑफ मैटर। ओनली सॉलिड नॉन मेटल्स आर एक्सेप्टेड टू बी हार्ड, हाउएवर दे हैव लो डेंसिटी एंड आर ब्रिटल। ठीक है, दे यूजुअली हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी नॉन मेटल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो लो होता है, और साथ ही साथ वे पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के भी। ठीक है, ये केस स्टडी की पैराग्राफ हो गया। अब इसके अंदर क्वेश्चन आपसे पूछा है, डैश इज द नॉन मेटल बट इज लस्ट्रस। फॉस्फोरस नॉन मेटल है, बिल्कुल बात सही है, पर लस्ट्रस यानी चमकता नहीं है। सल्फर नॉन मेटल है, पर ये भी नहीं चमकता। ब्रोमीन भी नहीं चमकता। लेकिन आयोडीन क्या है, सॉलिड होता है, और साथ ही साथ लस्ट्रस भी है, यानी आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इज लस्ट्रस। आयोडीन लस्ट्रस नॉन मेटल। ठीक है, ये इसके सॉल्यूशन में लिखा है। चलिए आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज किंग ऑफ केमिकल्स। किसको किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है, यूरिया को, अमोनिया को, सल्फ्यूरिक एसिड को।
यानी NH2CONH2 ये होता है यूरिया, अमोनिया यानी NH3, सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 और नाइट्रिक एसिड यानी HNO3। तो किंग ऑफ एसिड जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो आंसर सी हो जाएगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड इज नोन एज किंग ऑफ केमिकल्स। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज द लिक्विड, कौन सा नॉन मेटल लिक्विड है? तो वो नॉन मेटल जो होता है वो ब्रोमीन होता है जो लिक्विड होता है। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल विच इज लिक्विड। बाकी आयोडीन सॉलिड होता है, सल्फर जो है जनरली गैस की फॉर्म में पाया जाएगा क्योंकि बाकी के साथ कंपाउंड बनाएगा, कार्बन जो है अलग अलग कंपाउंड बनाता है तो कहीं पर सॉलिड लिक्विड पाया जा सकता है, लेकिन ब्रोमीन जो है वो प्योर लिक्विड में पाया जाता है। तो ब्रोमीन एग्जिस्ट एज लिक्विड। अगला क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोजन इज यूज्ड, हाइड्रोजन का यूज करा जाता है फॉर सिंथेसिस ऑफ अमोनिया यानी NH3 बनाने में। NH3 में हाइड्रोजन आता है ना, आता है, तो हाइड्रोजन तो चाहिएगा बनाने के लिए। फॉर द सिंथेसिस ऑफ मिथाइल एल्कोहल यानी CH3OH में भी हाइड्रोजन चाहिए, बिल्कुल सही बात है। वेल्डिंग में भी चाहिए, तो ऑल ऑफ दीज। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी अमोनिया बनाना हो, मिथाइल एल्कोहल बनाना हो या वेल्डिंग करनी हो तो आपको हाइड्रोजन चाहिए ही चाहिए, यानी H2 चाहिए। तो आंसर डी हो जाएगा। Generally non-metals are bad conductor of electricity, but X, which is a form of a carbon, is a good conductor of electricity and is an exceptional non-metal। बताइए, कार्बन का एक एलोटॉप होता है जिसे हम ग्रेफाइट के नाम से जानते हैं, वो ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर है यानी पुअर कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का। तो आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। डायमंड जो है पुअर कंडक्टर होता है, कोल जो है वो भी पुअर कंडक्टर है, और कोक यानी सिंपल एक कार्बन वो भी एक पुअर कंडक्टर है। तो ग्रेफाइट ही एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों? क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एज इट हैज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए। ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के अंदर फ्री डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है जो घूमता रहता है, इस वजह से वो गुड कंडक्टर है। तो आई होप बेटा आपको जो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मेटल एंड नॉन मेटल के अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आगे होगा समझ में कि कैसे केस स्टडी को पढ़कर उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स हम कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ते रहें।